everyone, this is Manisha. Welcome to my YouTube channel Manisha Study Line. आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें। इसमें मैं बताने जा रही हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण पढ़ने से पहले हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम अपने विचार या एक्सप्रेशन दिखाते हैं या भावनाओं को प्रकट करते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, वे किस तरीके के होते हैं, इसका यूज किस लिए किया जाता है और कितने प्रकार की भाषाएं हैं, और जानेंगे कि लिपि क्या है और कौन कौन से भाषा में कौन सी लिपि यूज होगी। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले हम लोगों के मन में सवाल तो जरूर उठते होंगे कि जो शब्द, वर्ण या भाषा हम लोग यूज कर रहे हैं वे कहाँ से आए और किस तरह के हैं। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, उस भाषा के अलग अलग नाम भी होते हैं। व्याकरण तो हमें सही तरीके से शुद्ध लिखना, पढ़ना, इनके बारे में सिखाती है, लेकिन लिखने पढ़ने में कौन सी भाषा है, इसे क्या कहते हैं और अपनी भावनाओं को हम किस भाषा के रूप में दिखाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो व्याकरण क्या है, उसके कितने भाग हैं, ये बताने से पहले मैं ग्रामर से रिलेटिव बेसिक चीज़ बताऊंगी। किसी भी चीज़ को शुरू से समझ लेते हैं तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसे जानने का इंटरेस्ट और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए भाषा, लिपि और व्याकरण टॉपिक्स लेकर आई हूँ। ये टॉपिक सुनकर आपको बहुत आसान लग रहा होगा, पर यही आसान चीज़ कभी कभी मुश्किलें पैदा कर देती हैं। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं या मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें पूछा गया बेसिक क्वेश्चन का आंसर ही लोग भूल जाते हैं, जबकि वो बहुत आसान होता है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ का बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कि भाषा क्या है। पहले मैं समझा देती हूँ कि भाषा क्या है, फिर उसके बारे में उसका डिफिनेशन बताऊंगी। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हमारे पास कई उपाय हैं, जैसे गूंगा व्यक्ति इशारों, संकेतों या किसी प्रकार की ध्वनियों से अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करता है। जैसे कोई बच्चा रोकर, हंसकर अपनी मन की बातों को बताता है कि उसे भूख लगी है या कोई दिक्कत है, लेकिन इन संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कोई विद्यार्थी या स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहा है या मैथ पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी सही भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कुछ सीख पाएगा। जैसे भाषा का डिफिनेशन है, भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सकता है। ये तो हो गए भाषा के क्या डिफिनेशन है। अब जानते हैं भाषाओं की विविधता के बारे में। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी, फारसी आदि। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाबी, उर्दू, बंगला, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, असमी आदि। ये तो हो गए भाषाओं की विविधता क्या है। अब देखते हैं हिंदी और उसका महत्व। हिंदी और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ये तो हो गए हिंदी और उसका महत्व। इस प्रकार ये देश की विभिन्न भाषी लोगों के बीच संपर्क भाषा का भी कार्य करती है। अब देखते हैं भाषा के रूप क्या है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा कहने का मतलब मुंह से कहा गया और लिखित भाषा यानी लिखकर कहा गया। तो मौखिक का डिफिनेशन है, जब आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर आपस में बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो इसे भाषा का मौखिक अथवा कथित रूप कहा जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। तो उसका डिफिनेशन है, जब कोई व्यक्ति दूर बैठे किसी व्यक्ति को पत्र अथवा लेख द्वारा अपने विचारों से अवगत कराता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। अब एक और भाषा होते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी संकेतों द्वारा बताना। तो संकेतों द्वारा भी अपने भावों या विचारों को प्रकट किया जा सकता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन संकेतों द्वारा बताया गया विचार पूरा नहीं होता, कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते, इसलिए सांकेतिक भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अब देखते हैं भाषा और बोली क्या है। भाषा और बोली। भाषा, किताब की भाषा को भाषा कहते हैं। बोली यानी घरेलू भाषा को बोली कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन है, किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा सामान्य रूप से बोली कहलाती है। यानी जो हम लोग घर में यूज करते हैं जिस भाषा को, उसे बोली कहते हैं। अब जानते हैं भारतीय भाषाएं कितने हैं। तो भारत के संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और हिंदी। इसमें से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब देखते हैं लिपि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है तथा लिखित भाषा में अक्षरों या वर्णों का होता है। अक्षरों को हम किसी संकेत से लिखते हैं तो इसे लिपि कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यहाँ पर कुछ भाषाओं की लिपि बताई गई है जो इस प्रकार है। राष्ट्रभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रख पाए हैं। समाज का सारा लिखित दस्तावेज इन्हीं लिपि के द्वारा सुरक्षित है। अब देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण, भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना बहुत जरूरी होता है। व्याकरण हमें सही ढंग से लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। इसका डिफिनेशन है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के अब कुछ प्रमुख भाग हैं। तो व्याकरण के 5 प्रमुख भाग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। ये व्याकरण के 5 प्रमुख भाग हैं। सभी चीजें जान गए कि भाषा क्या है, कितने प्रकार की है, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, उसके भाग कितने हैं
अब भाषा, लिपि और व्याकरण से रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक्स पूरी तरह समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोमन, खरोष्टी, देवनागरी या फारसी। तो इसके आंसर होंगे फारसी। सेकेंड क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि क्या है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अक्षरात्मक, वर्णात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि। तो इसके आंसर होंगे अक्षरात्मक लिपि। थर्ड क्वेश्चन है, रोमन लिपि क्या है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, वर्णात्मक लिपि या अक्षरात्मक लिपि। तो इसके आंसर होंगे थर्ड नंबर, वर्णात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन लिपि कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत, रोमन। तो इसके आंसर हो गए ब्राह्मी लिपि। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि क्या है? संस्कृत है, देवनागरी है, रोमन है कि चीनी है? तो इसके आंसर होंगे देवनागरी। 6 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृत, नेपाली, रोमन या देवनागरी। तो इसके ऑप्शन होंगे देवनागरी। इसका सही आंसर है देवनागरी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो इसके 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1949। तो इसके सही आंसर है 14 सितंबर 1949। इन ऑब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की स्टडी से रिलेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।